नमस्कार। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम 12th क्लास की ऑनलाइन फिजिक्स की क्लास में अध्याय 4 विद्युत धारिता अध्ययन कर रहे थे और उसके 2 भागों का हमने अध्ययन कर लिया था। आज की कक्षा में हम अध्याय 4 के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम समांतर प्लेट संधारित्र जो हमने सेकंड भाग में पढ़ा था, उस समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में हम विभिन्न प्रकार के परावैद्युतांक की प्लेटें डालकर हम उसकी धारिता का पता करेंगे। हमने पूर्व की क्लास में समांतर प्लेट संधारित्र का अध्ययन कर लिया था और हमने उसकी धारिता का सूत्र ज्ञात किया था। जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य निर्वात होता है तो उसकी धारिता का मान C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा D हमें प्राप्त हुआ था। अब हम उसी प्लेटों के मध्य में अलग अलग परावैद्युतांक की प्लेटें डालते हैं तो उसकी धारिता किस प्रकार से बदलेगी और धारिता के मान क्या आएंगे वो हम आज की कक्षा में ज्ञात करेंगे। तो हमारा आज का पहला डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ज्ञात करना जब प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक पूर्णतः भरा हुआ हो। माने हमें 2 प्लेटें समांतर प्लेट संधारित्र की जो होती है उनके मध्य में जो d दूरी होती है उस पूरी d दूरी के अंदर हमें पूर्णतः परावैद्युतांक भर देना है। तो जब हम पूर्णतः परावैद्युतांक वहां भर देंगे तो धारिता क्या आएगी वो हमें आज के इस पहले डेरिवेशन में ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं दोनों। ये प्लेट धन आवेशित होती है और ये प्लेट ऋण आवेशित होती है। इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है और इनके मध्य की जो दूरी है वो स्मॉल d है। हम इन प्लेटों के मध्य में पूर्णतः d दूरी के अंदर परावैद्युतांक भर देते हैं। ये परावैद्युतांक जो हमने भरा है, इस परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता का मान एप्सिलॉन होता है और आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान एप्सिलॉन R होता है। ये परावैद्युतांक हमने यहाँ पर भर दिया है। तो अब इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जब प्लेटें आवेशित होती है तो कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हमने गाउस के नियम में ये ज्ञात किया था, चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हम ज्ञात कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में और ये होती है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये वहां पर होती है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। यह कब होती है? जब माध्यम निर्वात होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हमने माध्यम भर दिया है एप्सिलॉन और उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता है एप्सिलॉन R। तो यहाँ पर तीव्रता का मान हो जाएगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन। हम इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। जब माध्यम होता है कोई भी तो तीव्रता का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन होगा। अब हम ये जानते हैं कि एप्सिलॉन जो होता है उसका मान क्या होता है। तो हम आपेक्षिक विद्युतशीलता के फॉर्मूले से जानते हैं एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से एप्सिलॉन का मान क्या होगा? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। ये जो मान आया इस मान को हम समीकरण 3 से 2 में रखेंगे। तो हम 3 से जब 2 में रखेंगे लिखते हैं 3 से 2 में। जब हम 3 से 2 में रखेंगे तो तीव्रता का मान आ जाएगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी।
इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देंगे। अब हमें यहाँ पे जो सिग्मा नजर आ रहा है, ये सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। हमने इन प्लेटों के ऊपर Q आवेश डाला है और वो पूर्णतः क्षेत्रफल पर फैल गया है और क्षेत्रफल A है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व के सूत्र से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बटा A। ये जो मान है ये हम समीकरण 4 में रख सकते हैं, तो जब हम रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा Q बटा A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बढ़कर कुछ इस प्रकार से हो गया है। हमें धारिता ज्ञात करनी है और धारिता का सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है, C बराबर होता है Q बटे V। माने हमें तीव्रता का पता चल गया, लेकिन अभी हमें विभव का पता करना होगा। तो हम तीव्रता का पता चल जाता है, तो विभव का पता किस प्रकार से करते हैं, विभव और तीव्रता में एक संबंध सूत्र होता है V बराबर E डॉट D, क्योंकि प्लेटों के मध्य में जो दूरी है वो स्मॉल d है, तो V बराबर हो जाएगा E डॉट D। E का मान हम 5 में निकाल चुके हैं, यहाँ से मान यहाँ रख देंगे, तो V बराबर हो जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू D। ये यहाँ पर विभव का मान आ गया, इसको हम समीकरण नंबर 6 दे देंगे। समीकरण नंबर 6 हो गया। हमें धारिता बतानी है, धारिता का सूत्र होता है, धारिता जो है उसका सूत्र होता है C बराबर Q बटे V। हमें यहाँ पर V का मान पता चल गया है, ये मान हम यहाँ रखते हैं, तो हो जाएगा Q बटा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R और इंटू में D है, तो Q से Q कट रहा है, बाकी सारे पद ऊपर आ जाएंगे, तो हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A एप्सिलॉन R बटे D। अगर हम एप्सिलॉन R को D के बटे में रखें तो धारिता कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा D अपॉन एप्सिलॉन R। तो जब हमने पूरी प्लेटों के मध्य में जो दोनों प्लेटें थी समांतर प्लेट संधारित्र की, उस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य में पूरी d दूरी के अंदर हमने जब परावैद्युतांक भर दिया, पूरी दूरी के अंदर परावैद्युतांक भर दिया, तो धारिता का मान C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा D अपॉन एप्सिलॉन R आया। एप्सिलॉन R जो है वो माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है और ये जो है पूरी d दूरी के अंदर भरा गया है, इसीलिए d के पूरे बटे में ये आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने जब परावैद्युतांक भरा तो धारिता कुछ इस प्रकार से होगी, इसको हमने समीकरण नंबर 7 दे दिया है। तो हमने ये डेरिवेशन जो है आज का पहला डेरिवेशन कर लिया है। इसी प्रकार से अगला डेरिवेशन हम करते हैं, जिसमें हम दोनों प्लेटों के मध्य में अंशतः का मतलब कुछ दूरी तक में हम परावैद्युतांक भरेंगे और बाकी कुछ दूरी के अंदर निर्वात रहेगा, तो वहां पर धारिता कैसे होगी वो हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा अगला डेरिवेशन है जब प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक अंशतः भरा हुआ हो। अंशतः का मतलब होता है कुछ दूरी में भरा हुआ है और बाकी कुछ दूरी में निर्वात है, तो धारिता क्या होगी। तो हम इस डेरिवेशन को समझते हैं। हमने दो प्लेटें ली, वैसे वैसे समांतर प्लेट संधारित्र की, दोनों के मध्य में दूरी जो होती है वो स्मॉल डी है। एक प्लेट धनावेशित होती है एवं दूसरी प्लेट ऋण आवेशित होती है। इन प्लेटों के मध्य में हमने टी मोटाई की एक परावैद्युतांक की प्लेट डाल दी है। ये सिर्फ टी मोटाई की है।
और बाकी जगह में हमने निर्वात ही रखा है, तो इस निर्वात की जो मोटाई हो जाएगी वो हो जाएगी d माइनस टी। इस प्रकार से हमने प्लेटों के मध्य में अंशतः भाग में, एक कम भाग में, टी मोटाई के भाग में हमने एक परावैद्युतायन की प्लेट डाल दी है, बाकी जगह पर निर्वात है। तो अब इस संधारित्र की धारिता क्या होगी यह हमें ज्ञात करना है। हम ये जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता का मान एप्सिलॉन 0 होता है, माध्यम की विद्युतशीलता का मान एप्सिलॉन होता है और माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान एप्सिलॉन r होता है। ये हमें ज्ञात है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो सबसे पहले निकालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, माध्यम के अंदर तीव्रता कितनी है वो हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E0 से दर्शाया, तो E0 बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। गाउस के नियम से ये होता है चालक प्लेट के कारण। इसको समीकरण नंबर हम 1 दे देंगे। ये निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब हम इसी प्रकार से माध्यम के लिए ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यहाँ एप्सिलॉन 0 था तो माध्यम के लिए आ जाएगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मान अभी जैसे अगले डेरिवेशन में बताया उसी प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन r बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 0। ये मान हम यहाँ रखेंगे तो माध्यम में तीव्रता आ जाएगी E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। ये आपके माध्यम के अंदर तीव्रता आ जाएगी सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 से निर्वात की तीव्रता है, तो हम समीकरण 1 से अगर मान रखें तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ समीकरण 1 से मान रखते हैं। तो समीकरण 1 से मान रखने पर जब हम समीकरण 1 से मान रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा E0 बटे एप्सिलॉन r। अतः निर्वात माध्यम की जो तीव्रता होगी वो निर्वात की तीव्रता और एप्सिलॉन r के अनुपात के बराबर होगी। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। यह माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। निर्वात के अंदर आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और माध्यम में थी सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। समीकरण 1 से मान रखा तो हो गया E बराबर E0 बटे एप्सिलॉन r। हमने इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया है। अब तीव्रताएं निकल गई, लेकिन तीव्रताएं निकलने के बाद में हमें किसका पता करना होता है, विभव का पता करना होता है। क्योंकि धारिता को ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र में चाहिए C बराबर Q बटा V। तो हमें विभव का पता करना है। तीव्रता में जब तीव्रता निकल जाती है तो उसी से विभव का पता हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे विभव का पता करेंगे। तो विभव का सूत्र होता है V बराबर E डॉट D। लेकिन यहाँ पर अब दो भागों में हमें विभव को ज्ञात करना होगा, क्योंकि एक भाग निर्वात का है और एक भाग माध्यम का है। तो निर्वात वाले भाग की दूरी है d माइनस टी और उसकी तीव्रता है E0 और माध्यम वाले भाग की दूरी है स्मॉल d और उसकी तीव्रता है E। तो हम यहाँ पे विभव का मान दो भागों में पता करते हैं। तो हो जाएगा V बराबर निर्वात वाले भाग की तीव्रता E0 और निर्वात वाले भाग की दूरी d माइनस टी प्लस माध्यम वाले भाग की तीव्रता E और माध्यम वाले भाग की दूरी t। तो ये दोनों जुड़ जाएगी। हम समीकरण 2 से E का मान याद रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे
समीकरण 2 से मान रखने पर तो v बराबर क्या हो जाएगा, E0 d माइनस टी प्लस E का मान आ जाएगा तो E0 बटा हो जाएगा एप्सिलॉन r और पीछे t गुणे में है, दोनों में से E0 कॉमन आ रहा है तो v बराबर हो जाएगा E0 कॉमन कोष्टक d माइनस टी प्लस में t अपॉन एप्सिलॉन r। ये विभव का मान आ गया, इसको हम समीकरण 3 दे देंगे, ये विभव का मान आ गया। अब हमें धारिता बतानी है तो धारिता का सूत्र क्या होता है, धारिता का सूत्र होता है Q बटा V, लेकिन हम अभी विभव के अंदर E0 का मान समीकरण 1 से रख सकते हैं पहले, तो यहाँ से हम धारिता को भी बाद में निकाल पाएंगे। तो समीकरण 1 से पहले मान रखते हैं 3 में, लिखते हैं समीकरण 1 से 3 में, तो v बराबर और क्या हो जाएगा, मान रखेंगे तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश वितरण है और उसका सूत्र हम जानते हैं, सिग्मा बराबर होता है q बटा a। ये मान याद रखते हैं तो v बराबर हो जाएगा q बटा a एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। हमें c निकालना है, फॉर्मूला होता है q बटा v, तो यहाँ पे q भी नजर आ रहा है, v भी नजर आ रहा है, इनको पक्षांतर कर लें, q के बटे में v को ले जाएं और बाकी वाले को उधर भेज दें, तो c बराबर हो जाएगा q बटा v बराबर एप्सिलॉन 0 a बटा d माइनस t प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। तो इस प्रकार से ये धारिता का मान आ जाएगा, इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देंगे। तो जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य में अंशतः रूप में हमने परावैद्युतांक भरा, तो परावैद्युतांक भरने पर धारिता का जो मान आएगा वो होगा C बराबर एप्सिलॉन 0 a बटा d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r। ये धारिता हो जाएगी। आप इसे एक बार देख लीजिए और उतार लीजिए। अब हमारा अगला डेरिवेशन है कि जब हम प्लेटों के मध्य में, प्लेटों समांतर संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके मध्य में हम विभिन्न प्रकार की अलग अलग परावैद्युतांक की प्लेटें डालते हैं, तो धारिता का मान क्या होता है वो हम अब अगले डेरिवेशन में ज्ञात करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ज्ञात करना, तीसरा डेरिवेशन, जब प्लेटों के मध्य अलग अलग मोटाई के परावैद्युतांक भरे हो, हमें धारिता का पता करना है। जब प्लेटों के बीच में अलग अलग मोटाई की अलग अलग परावैद्युतांक की प्लेटें भरी हो तो धारिता क्या होगी। सबसे पहले चित्र को समझते हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं। एक प्लेट प्लस आवेशित, दूसरी प्लेट माइनस आवेशित होती है। इन प्लेटों के मध्य में दूरी स्मॉल डी है। इन प्लेटों के मध्य में दूरी स्मॉल डी है और इनका क्षेत्रफल
कैपिटल है। इन प्लेटों के मध्य में हम अलग अलग मोटाई की, अलग अलग परावैद्युतांक की, सबसे पहले हमने माना कि T1 मोटाई की एक परावैद्युतांक की प्लेट डाल दी। इसी के पास में एक दूसरे परावैद्युतांक की प्लेट हमने डाल दी, इसकी मोटाई T2 है। इसी के पास में हमने तीसरे परावैद्युतांक की एक और प्लेट डाल दी जिसकी मोटाई T3 है। इसी प्रकार से हम डालते गए और हमने यहाँ पर एक nवें परावैद्युतांक की प्लेट डाली है और इसकी जो मोटाई है वो Tn है और जो बाकी भाग बच गया है उसमें निर्वात है। तो बाकी भाग कितना बचा, ये T1 मोटाई की, ये T2 मोटाई की, ये T3 मोटाई की, इसी प्रकार से ये Tn मोटाई की। तो बाकी निर्वात वाला भाग कितना बच गया है, वो हो जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 डैश 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 Tn। ये मोटाई इस निर्वात वाले भाग की बच जाएगी। ये निर्वात का भाग है, इसीलिए इसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 होगी। पहला माध्यम उसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 1 और आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r1। दूसरे माध्यम की एप्सिलॉन 2 और आपेक्षिक एप्सिलॉन r2। तीसरे की एप्सिलॉन 3 और आपेक्षिक एप्सिलॉन r3। इसी प्रकार nवे की एप्सिलॉन n और आपेक्षिक एप्सिलॉन rn। ये विद्युतशीलताएं होगी। अब हमें इस प्रकार से ये जो संधारित्र तैयार हुआ है, हमें इसकी धारिता का पता करना है। तो हमने अभी जो पूर्व में दो डेरिवेशन किए उसी प्रकार से प्रोसेस में चलते हुए इसकी धारिता का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताते हैं। तो लिखते हैं निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, उसको हमने E0 लिखा, सूत्र हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ये निर्वात में हो गई है। इसी प्रकार माध्यम, पहले माध्यम में क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे पहले माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले माध्यम में क्या हो जाएगी, E बराबर, इसको E1 लिख देते हैं। पहला माध्यम है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 1, क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r1 है और विद्युतशीलता एप्सिलॉन 1 है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 1 आ गया। हम इस एप्सिलॉन का मान पहले भी बता चुके हैं, कैसे आता है। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। ये पहला माध्यम है, तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r1 ये मान आएगा। तो मान हम यहाँ डाल दें तो E1 का मान हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r1। समीकरण 1 से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, E0 होता है। तो E1 का मान क्या आ जाएगा, E0 बटा एप्सिलॉन r1। ये पहले माध्यम की तीव्रता आ जाएगी जब हम पहले समीकरण का भी उपयोग इसमें कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरे माध्यम की तीव्रता क्या आएगी, तो लिखेंगे दूसरे माध्यम की तीव्रता। तो दूसरे माध्यम की तीव्रता हो जाएगी, हम इसी सूत्र को फॉलो करते हैं। तो E2 बराबर E0 बटा एप्सिलॉन r2। ये दूसरे माध्यम की तीव्रता आ जाएगी। इसी प्रकार तीसरे की क्या होगी, तीसरे की तीव्रता हो जाएगी E3 बराबर E0 बटे एप्सिलॉन r3। ये तीसरे की आ गई। इसी प्रकार हमें nवे की निकालनी है, तो nवे माध्यम की तीव्रता, nवे माध्यम में तीव्रता तो वो हो जाएगी हमारे पास में En बराबर E0 अपॉन एप्सिलॉन rn। ये nवे माध्यम की तीव्रता आ गई। तो हमने जो n माध्यम लिए हैं निर्वात सहित, हमने उन सब की तीव्रताओं का मान याद कर लिया है। जब तीव्रताओं का मान याद कर लिया तो अब हम विभव का मान याद करते हैं। तो हम लिखेंगे विभव।
हम सब जानते हैं विभव को हम अलग अलग प्लेटों के लिए अलग अलग निकालेंगे तो कुल विभव जो होगा वो सभी के योग के बराबर होगा। तो पहला माध्यम है निर्वात और निर्वात की तीव्रता है E0, लेकिन उसकी दूरी क्या है तो गुना हो जाएगा d कोष्ठक d माइनस कोष्ठक यहाँ लगेगा T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn, ये उसकी दूरी हो गई। प्लस में पहला माध्यम E1 उसकी मोटाई T1, इसी प्रकार दूसरा माध्यम E2 मोटाई T2 और लास्ट में En और Tn। हमने विभव के लिए फॉर्मूला लगा दिया। हम T1 E2 En का मान निकाल चुके हैं, वो मान हम वहां रख देते हैं तो v बराबर हो जाएगा E0 डॉट d माइनस T1 प्लस T2 डैश 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 Tn प्लस E1 का मान E0 बटा एप्सिलॉन R1 और T1 प्लस E0 एप्सिलॉन R2 T2 और इसी प्रकार से E0 एप्सिलॉन Rn Tn सबके मान रख दिए। अब हम सब में से E0 को कॉमन ले लेंगे तो v बराबर E0 जैसे ही कॉमन आएगा अंदर हो जाएगा d माइनस T1 प्लस T2 डैश 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 Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और इसी प्रकार से Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। यहाँ से सब में से E0 कॉमन आ गया। समीकरण 1 से E0 का मान रख दें तो रख लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर जब हम मान रखेंगे समीकरण 1 से तो v बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 d माइनस T1 प्लस T2 डैश 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 Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डैश 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 Tn एप्सिलॉन Rn। यहाँ पर सिग्मा प्रश्न आवेश घनत्व है, इसका भी मान रखते हैं। सूत्र होता है q बटा a, तो v बराबर q बटा a एप्सिलॉन 0 कोष्ठक d माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और इसी प्रकार से Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। यहाँ से हमें धारिता बतानी है। धारिता का सूत्र होता है q बटे v, तो v को उधर पक्षा नाम में करें, बाकी को उधर ले जाए तो c बराबर हो जाएगा q बटा v बराबर एप्सिलॉन 0 a बटे में आ जाएगा ये पूरा पद क्या है d माइनस T1 प्लस T2 डैश 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 Tn प्लस में T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और डैश 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। तो इस प्रकार से जब हमने n प्रकार की प्लेटों को समांतर प्लेट समधारित्र के मध्य में भरा तो धारिताएं क्या प्राप्त हुई, उसका सूत्र है ये एप्सिलॉन 0 a बटा d माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। इस प्रकार से धारिता हमें प्राप्त हुई। ये जब प्राप्त हुई जब हमने अलग अलग प्रकार की प्लेटों को उसमें भरा था। आप एक बार इसको देख लीजिए, उतार लीजिए। अब हमारा अगला हेडिंग है, उसका नाम है गोलीय संधारित्र। हमने ये सब डेरिवेशन किए थे, ये थे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, जो कि संधारित्र का हमारा पहला प्रकार था। अगला डेरिवेशन हम लेकर आ रहे हैं जो है हमारी अगली हेडिंग है गोलीय संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र का पूरा होने के बाद में अगली हेडिंग है हमारी अब गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र
हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र की होती है वैसे वैसे गोलीय संधारित्र की परिभाषा। इसमें क्या होगा, समान प्रकार के आकार के, समान आकार के लेकिन विपरीत आवेशों से युक्त दो गोल गोले होंगे, सकेंद्रित होंगे, एक दूसरे के अंदर केंद्रित होंगे। तो वो जो आकृति बनेगी उसी को हम गोलीय संधारित्र कहेंगे। हम पहले बता चुके हैं कि जब संधारित्र का निर्माण करते हैं तो समान आकार की दो प्लेटें ली जाती है जिनका क्षेत्रफल लगभग बराबर होता है, और वे प्लेटें कुछ दूरी पर अगर रखी जाए तो जो युक्ति तैयार होती है उसको हम संधारित्र कहते हैं। लेकिन जब ये प्लेटें समांतर होती है, आयताकार होती है, तो समांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण होता है। लेकिन वही प्लेटें जब गोलाकार हो, एक दूसरे के अंदर सकेंद्रित हो, तो ये जो युक्ति तैयार होगी वह युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाएगी। तो हम गोलीय संधारित्र का चित्र बनाते हैं। ये एक R1 त्रिज्या का गोला है, ये इसका मध्य बिंदु O है। इसी के बाहर, मतलब ये अंदर केंद्रित है, इसी के बाहर एक दूसरा गोला है और इसकी त्रिज्या R2 है। हमने अंदर वाले गोले पे जब आवेश डाला तो सारा आवेश इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो गया है। हमें अंदर वाले गोले की धारिता का मान बढ़ाना है, तो हमने इस गोले को दूसरे बड़े गोले की सहायता से इसको स्वयं केंद्रित कर दिया है। बाहर वाले गोले की त्रिज्या R2 है, अंदर वाले गोले की R1 है। हमने जैसे ही इसको आवेशित किया गया होगा, बाहर वाले गोले के अंदर की सतह पर माइनस आवेश आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ माइनस आवेश आएगा इसका प्लस आवेश सारा बाहर की तरफ चला जाएगा, और हम बाहर वाले भाग को भू संपर्कित कर लेंगे जिससे प्लस वाला सारा आवेश जमीन में चला जाएगा। अब हम अंदर वाले गोले को जितना भी आवेश देंगे ये आवेश लेने की क्षमता रखेगा और हम उसकी धारिता का मान बढ़ा पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो तैयार युक्ति है, इस युक्ति को गोलीय संधारित्र कहा जाता है। और अब हम इसके डेरिवेशन में गोलीय संधारित्र की धारिता का पता करते हैं। तो हमने यहाँ पर दो सकेंद्रित गोले लिए हैं। अंदर वाले गोले की त्रिज्या R1 है और उसकी सतह पर प्लस आवेश है, और बाहर वाले गोले की त्रिज्या R2 है और उसके ऊपर माइनस Q आवेश है और यहाँ पे प्लस Q आवेश है। तो हमें इसकी धारिता बतानी है। धारिता को हम कैसे बताते हैं? सबसे पहले हम विभव का पता करते हैं। गोले दिए हुए हैं और विभव का पता हम कर सकते हैं। हमने तीसरे चैप्टर में ये सब कुछ किया है। तो हम अंदर वाले गोले से लिखेंगे R1 त्रिज्या के गोले की सतह पर विभव, तो विभव का मान क्या हो जाएगा? V1 बराबर, इसके ऊपर प्लस आवेश है तो KQ बटा इसकी त्रिज्या R1 है तो R1, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे गोले के ऊपर विभव कितना होगा? पूछेंगे R2 त्रिज्या के गोले की सतह पर विभव, उसके ऊपर माइनस आवेश है तो विभव हो जाएगा V2, मान लेंगे उसको माइनस का KQ बटे R2, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। परिणामी विभव क्या होगा? लिखेंगे परिणामी विभव दोनों का योग होगा तो V बराबर V1 प्लस V2, दोनों के मान रख देते हैं। V बराबर KQ बटे R1, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, KQ बटे R2, दोनों में से KQ कॉमन आ रहा है तो V बराबर KQ कॉमन 1/R1 माइनस 1/R2। हम अंदर लसागु ले लेते हैं तो V बराबर KQ, अंदर लसागु ले लिया तो हो गया
R2 ऊपर हो गया R2 माइनस R1। हमें धारिता बतानी है, हमें Q बटा V चाहिए, तो हम अक्षर को कर लेते हैं और Q बटा V लाने के लिए हम इसको उधर भेज देते हैं, तो ये उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/k, ऊपर आ जाएगा R1 R2 बटे R2 माइनस R1। k का मान हम अगर निर्वात लेते हैं तो मान सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो c बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 बटे R2 माइनस R1। ये निर्वात में धारिता आ जाएगी। लेकिन अगर आप माध्यम लेते हैं तो माध्यम में अंदर धारिता क्या होगी, तो माध्यम में धारिता हो जाएगी निर्वात में, माध्यम में हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 बटे R2 माइनस R1। इस प्रकार से हमने ये माध्यम में धारिता क्या कर ली, ये निर्वात में इसको समीकरण 3 दे देंगे, इसको समीकरण 4 दे देंगे। ये गोलीय संधारित्र की धारिताओं के मान हो जाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 बटे R2 माइनस R1। इसका मतलब गोलीय संधारित्र की जो धारिता का मान होता है, वो धारिता का मान उनकी त्रिज्याओं के ऊपर निर्भर करता है। आज की कक्षा में हमने 4 डेरिवेशन किए हैं और चारों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से गोलीय संधारित्र का जो डेरिवेशन है वो इस साल के 2020 के बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। आप इन सभी डेरिवेशन को अच्छे से मिलाएं और इसके आंकिक प्रश्नों को सरल करें। इसी के साथ धन्यवाद।